Hello and assalamu alaikum students, hope all of you will be fine. Students, this is your week 9th is going to start, and today it's 7th June 2020, and the topic is the US atomic bomb 1945 on Hiroshima and Nagasaki. इस टॉपिक को हमने ऑलरेडी जो है वो स्टार्ट किया था, और आपके साथ जो है इस टॉपिक को हमने जो है कोशिश की थी कि इसमें जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं उसको देखा जाए, और ये जो इसके पीछे जो स्टोरी थी कंप्लीट यूएस एटॉमिक बॉम्ब जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर किए जाए। तो अपने टॉपिक को फर्दर प्रोसीड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम जो आपसे बात हो रही थी दैट वाज द पर्ल हार्बर अटैक, और मैंने आपको पहले बताया था कि ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पर्ल हार्बर जो है इसकी क्या इम्पोर्टेंस थी और क्या इम्पोर्टेंस है। ये जो है वी हैव टॉक्ड अबाउट इट कि एक अमेरिकन बेस था, नेवल बेस था, और डीप वाटर बेस था ये, जिसे कहते हैं गहरे पानी। ठीक होता है, एक मैंने आपको बताया था कि एक शैलो वाटर होता है और एक गहरा पानी होता है। ठीक है, गहरा पानी मींस के जो डीप वाटर होता है, डीप वाटर बेस जो बेसिस जो होते हैं नेवल बेसिस, उसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। और बिकॉज कि वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप इस चीज़ों को देखते हो तो मींस कि ये आप जो है इसको आप फ्रंट लाइन के तौर पर कंसीडर कर सकते हो। मींस के एक ऐसी लाइन ऑफ डिफेंस होती है। फॉर एग्जांपल आप ग्राउंड पे देखो तो आपके पास लाइन ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है बेसिकली क्या है कि एक पार्टीशन है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और वो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो जो है जस्टिफाई कर रहा होता है कि एक मींस के एक बॉर्डर है, एक जैसे आप कहें एक आर्टिफिशियल बॉर्डर है। ठीक है, कोई परमानेंट बॉर्डर नहीं है, और एक लाइन के ज़रिए आपने जो है उसको जो है जस्टिफाई किया होता है कि बियॉन्ड दिस पॉइंट इंडिया और पाकिस्तान इज़ लोकेटेड रिस्पेक्टिवली। तो इसी तरीके से जो है वो जो वाटर होता है, इंटरनेशनल लॉ जो है ऑन सीज जो है ये उसमें भी जो है जस्टिफिकेशन इस बात की दी गई है कि ये जो नेवल बेसिस होते हैं, जो डीप वाटर बेसिस होते हैं, इसकी बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होती है, और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मींस कि अगर कोई अटैक आता है फ्रॉम आउटसाइड तो आपका जो बेस है वो हर वक्त जो है वो फ्रंट लाइन पर होगा, और मींस के एवरी टाइम वो जो है रेडी होगा। क्विक रिस्पांस फोर्स उसको कहा जाता है। ठीक है, कि रैपिडली जो है आपका एक्शन होगा, और कोई भी अगर एग्रेशन होता है फ्रॉम आउटसाइड, कोई अटैक आता है आपके मुल्क पर, तो मींस कि आप उसको फौरी तौर पे एट द सेम टाइम आप जो है उसको डिफेंड करेंगे अपनी कंट्री को। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगी आपकी। उसके बाद सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, देन थर्ड एंड देन फोर्थ एक्सेट्रा एंड सो ऑन। तो ये इसी तरह ही है, इसको इस तरह आप समझ लीजिए कि जिस तरह आपके पास पेशावर, ठीक है, पेशावर में आपके पास एयर बेस है। अब पेशावर का जो एयर बेस है मींस कि अगर अफ़गानिस्तान से खुदा ना खास्ता अफ़गानिस्तान से कोई अटैक आता है फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि हमने ये देखा है कि कि अफ़गानिस्तान जो है वो मैनी टाइम्स, क्योंकि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है तो, और एक बफर जोन के तौर पर जो है वो भी सामने आया। बफर जोन भी 17वीं सेंचुरी में हुआ, बनाया गया उसे, और जो है डिफरेंट जो है वहाँ पे कैरेक्टर्स आए, डिफरेंट जो है वो वहाँ पर जो है पर्सनैलिटीज़ आई, उन्होंने रूल आउट किया। लेकिन हमने देखा कि वहाँ पे कुछ अभी भी अमेरिकन ट्रूप्स दे आर हैव सेटल डाउन देयर सेल्फ देयर, वो वहाँ पर इस वक्त जो है उस अफगानिस्तान में जो है वो सेटल्ड हैं और कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन हमने ये देखा कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स होती है किसी भी मुल्क में, जब वो आती है तो ये याद रखिए कि इससे आपकी अपनी सिक्योरिटी जो है वो भी जो है इससे जो है थोड़ा क्वेश्चन मार्क होगा उस पर, क्योंकि आपको भी फिर सिक्योरिटी जो है अपनी वो जो है टाइट अप करनी पड़ेगी। ठीक है, उसकी वजह ये है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, राइट। तो जस्ट लेट्स सपोज कि अगर अफगानिस्तान से कोई अटैक आता है, ठीक है, तो पाकिस्तान के पास जो एयरबेस है इस वक्त उसको सिर्फ 7 मिनट्स चाहिए, राइट। एक पायलट को 7 मिनट्स चाहिए होंगे क्विक रिस्पॉन्ड करने के लिए, उस अटैक को डिटर करने के लिए, उस अटैक को कंटेन करने के लिए, ठीक है, उसको रोकने के लिए जस्ट 7 मिनट्स। ये 7 मिनट का वक्त जो है ये एक फाइटर पायलट के पास होता है कि ये जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द
एयर बेस विच इज़ लोकेटेड इन पेशावर, राइट, केपी प्रोविंस, क्योंकि यहाँ से आपका जो फासला है वो बहुत कम है और आप जस्ट विद इन सम सेकेंड जो है आप जो है अफगानिस्तान के बॉर्डर को जो है अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग। और इसी तरीके से जब यही वो बात है कि हम इस वक्त जो हैं वो एक ऐसी लोकेशन पर है कि जहाँ से आपके पास बॉर्डर्स जो है वो बहुत नियर है, ठीक है। तो इसीलिए बताने का मकसद ये है कि ये जो अमेरिकन आपने बेस देखा और ये बेस जो है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, राइट। इसी तरह की कोई अगर अटैक आएगा बाहर से तो ये लाइन ऑफ डिफेंस जो है यहाँ पे, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर थे उनके, जिस तरह ये भी एयरक्राफ्ट कैरियर आपको नज़र आ रहा होगा, तो मीन्स के आपके फाइटर पायलट जो हैं, ये फाइटर जेट्स जो हैं, दे आर पार्क देयर, एंड उसके बाद आप जो है किसी भी वक्त जो है अटैक को जो है वो डिटर करने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो नेवल एयर बेस है उसका ये कॉन्सेप्ट होता है। फिर अक्सर ये भी क्वेश्चन होता है कि जो है क्यों ये पर्ल हार्बर अटैक क्यों हुआ था, उसके पीछे क्या रीजंस थे। तो मैंने आपको बताया भी था कि इसमें डिफरेंट रीजंस थे, ठीक है। अमेरिका जो था, अमेरिका ने ये याद रखें कि पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन जो है उसको अडॉप्ट किया था। पॉलिसी आइसोलेशन मींस कि अपने आप को तमाम इवेंट से अलहदा कर लेना। उसकी वजह ये थी कि अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी कोई अपना रोल प्ले नहीं किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी उसने जो है पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन को जो है वो अडॉप्ट किया, और अमेरिका ने कहा कि मैं किसी भी जो है वो जंग का हिस्सा नहीं बनूंगा, ठीक है, आई विल नॉट बी द पार्टी टू एनी वॉर। ओके, तो अब हुआ क्या कि अमेरिका से कुछ ट्रांसपोर्टेशन शिप्स आ रही थी, ट्रांसपोर्ट होती थी, तो पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वो जो है ट्रैवल कर रहे थे। इस मिड में जो है वो अमेरिका से जो है वो जो इनके शिप्स आया करते थे। अब जापान जो था, क्योंकि ऑन द अदर साइड जापानीज़ जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो क्योंकि एक्सपेंशनिज़म की पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे। अब ये एक्सपेंशनिज़म की जो पॉलिसी है वो ये है कि अपने आप को जापान जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा जो था वो एक्सपेंड कर रहा था, मीन्स कि अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना, इसको कहते हैं एक्सपेंशनिज़म, ठीक है, द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज़म, राइट। ये जापान ने अडॉप्ट की हुई थी, और जापान यही चाह रहा था कि ये जो एरियाज़ हैं जो कि जो है ये साउथ ईस्ट एशिया का एरिया जो है, राइट, जिसमें आपके पास डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल, और स्पेशली जो एशियन कंट्रीज़ हैं, राइट, इनके ऊपर इनको कैप्चर किया जाए। और साउथ ईस्ट एशिया मीन्स कि जनूबी वस्ती एशिया जो है, जिसमें आपके पास जो है थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया एंड सो ऑन, मलेशिया एज वेल, ब्रुनाई, दारुसलाम एंड सो ऑन, ये वो कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो है वो इनको जो है कोशिश की गई जापान ने कि मैं किसी तरीके से अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करूं और आगे प्रोसीड फर्दर करूं और आगे से आगे अपनी जो कंट्रोल है उसको हासिल कर सकूं बिकॉज ऑफ द ड्यू टू इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी को अभी आपने जो है वो लुक आफ्टर करना था। सो इस ऑन दी अदर साइड फिर हमारे पास हमने देखा, हम इन ट्रीटीज़ को आगे भी कवर करेंगे कि अमेरिका जो था उसने जो है वो डिफरेंट ट्रीटीज़ को भी साइन करवाया, राइट, जिस तरह सीटो सेंटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी जो थी वो साइन कराएगी, ठीक है, राइट। और इस ट्रीटी का मकसद यही था, जिस तरह कि ये पूरा जो है आपके पास साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर जो है अमेरिकन जो थे उन्होंने गारंटी किया कि वी विल सेफ गार्ड यू, राइट, और बाय सी बाय लैंड, राइट। और मकसद यही था कि जो जापानीज़ की जो है वो एक इन्वॉल्वमेंट थी इस वॉर में, वो एक थ्रेट था अमेरिका के लिए, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन शिप्स आ रहे थे वो जापान को थोड़ा सा प्रॉब्लम उसमें आया कि जापान ये समझ रहा था कि शायद इन शिप्स में कोई एमिनेशन है, मींस कि इन शिप्स को जो है वो जापान के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। और जिस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी भी यही सोच रहा था कि जब शिप्स आते थे तो जर्मनी की ये थिंक जो सोच होती थी कि कहीं जो है फ्रांस और इंग्लैंड और बेल्जियम इनके जो अलाइज हैं वो इनको कहीं सपोर्ट ना कर रहे हो अगेंस्ट जर्मनी। तो सेम कंडीशन थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी। तो ये बेसिकली इसके पीछे जो है रीजंस थे कि जापान ने सोचा कि इससे पहले कि अमेरिका कहीं अटैक ना कर दे हम पर या उसके अलाइज जो हैं वो हम पर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम
ना बना दें, हम वी शुड गो एंड वी शुड कंटेन दैम, हमें उनको रोकना होगा। तो जापान ने जो है वो सरप्राइज़ अटैक किया था ऑन ये जो पर्ल हार्बर है 7 दिसंबर 1941 को, और जिसमें बहुत से जो है सेलर्स ने, वो अमेरिकन सेलर्स और जो है उनकी जो वॉरशिप्स हैं वो उनको जो है डिस्ट्रॉय किया गया, उनके सेलर्स को, उनके सोल्जर्स को जो है मारा गया। ये बेसिकली उसके पीछे जो है वो सारी स्टोरी थी। आपके साथ मैं एक PDF इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, एक मटेरियल शेयर करूंगा मैं आपके साथ पर्ल हार्बर से रिलेटेड, तो उसमें फर्दर आपको पता चलेगा कि इसका क्या वजूहत थी। और ओके देन अब ये तो क्योंकि एक सरप्राइजिंग अटैक था, और अब हुआ क्या कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वो बिल्कुल इस चीज़ को जो है वो एक नेगेटिव उस पर लिया गया, क्योंकि जापान ने जो था वो विदाउट एनी वार्निंग जो है इसको ऑल ऑफ सडन जो है अटैक किया था। तो जापान जो था वो बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें जो है एग्रेसिव मूड में था। ऑन दी अदर साइड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इंटरनली लोगों का ये ख्याल था कि ये एक नेगेटिव एक्ट है और ये एक ब्रूटल एक्ट है, तो इसके लिए फौरी तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी एक्ट करना पड़ेगा। ओके सो अब एक क्योंकि अब जो है वो अटैक हुआ पर्ल हार्बर पर, और वहाँ पर क्योंकि जितनी भी मीटिंग्स होती थी सिक्योरिटी की वहाँ पर अरेंज किया जाता था कि आपने अटैक किस तरह करने हैं, आपने अगर अटैक आता है तो आपने किस तरह उसको रिस्ट्रिक्ट करना है। अब हुआ ये कि यहाँ से शिफ्टिंग की गई और जो है डिफरेंट एरियाज़ में जो है इक्विपमेंट को शिफ्ट किया गया। और अब क्योंकि जो है काम जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए एक प्रॉब्लम हुआ था, ये बहुत बड़ा जो है वो एक हेडबैक हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए कि इतनी बड़ी जो है वो उनके शिप्स को जो है वो जो है डिस्ट्रॉय किया गया, तबाह किया गया बाय द जापानीज ट्रूप्स। तो अब जो है फाइनली हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्योंकि एक ऐसा माहौल था कि द पीपल वर डिमांडिंग कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी बहुत ही टफ जो है वो आंसर करना पड़ेगा और ज़रूरी है। देन सिक्योरिटी एंड टेनियन। अब ये टेनियन जो है ये एक आइसलैंड है, नॉर्दर्न मेरियाना आइसलैंड और जजीरा है, और जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो है वो इसकी लोकेशन है। तो वहाँ पर जो है क्योंकि ये आइसलैंड है और ये जो है वो समंदर के मिड में है, ओशन के, और यहाँ पर बेसिकली जो है ये स्क्वाड्रन नंबर 509 ये जो 509 है इनका, जिसको 58 विंग कहा जाता है, ये जो है एयरफोर्स को ये बेसिकली उनके अलॉट किया गया, और जिसमें B-29 जो कि एक एयरक्राफ्ट है were kept in an isolated corner of the base and access was heavily restricted। और इसमें फर्दर आप देखें तो guards themselves unaware of the importance of what they were protecting। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि किसी को ये पता ही नहीं था कि वो प्रोटेक्ट किस चीज़ को कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो एटॉमिक बॉम्ब का ये जो पूरा जो है वो जो एक मिशन था वो सीक्रेट रखा गया था और बिल्कुल किसी को पता ही नहीं था कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो किसी को भी नहीं पता था कि बेसिकली इसमें जो एटॉमिक बॉम्ब था, ठीक है, जिसमें इवन के जर्नल्स को भी जो है वो नहीं पता था कि इस प्लेन में क्या है बेसिकली और ये प्रोटेक्ट क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो एटॉमिक बॉम्ब तो बन चुका था और इसको जो है उन्होंने बिल्कुल रेडी किया हुआ था। देन इसमें ये जो इनका कमांडर था बेसिकली कर्नल पॉल टिबिट्स, देन इसमें कैप्टन लुइस को पायलट। ठीक है, और ये सारी बेसिकली जो टीम है ये वो टीम है जिसने जापान के ऊपर जो एटॉमिक बम ड्रॉप किया था, ये उस एट दैट टाइम इसकी कमांड संभाली हुई थी इस एयरक्राफ्ट की। ये आगे चल के मैं आपको एयरक्राफ्ट की पिक्चर भी दिखाऊंगा, और ये वो पिक्चर्स हैं कि जो इन्होंने मिशन, अब क्योंकि फाइनल इन्होंने जो है वो करना था, डिस्ट्रॉय करना था जापान की 2 सिटीज़ जो हैं, तो ये ब्रीफिंग हो रही थी कि हमने अब करना क्या है बेसिकली। ठीक है, ओके, अब फर्दर जो है
अटैक के लिए प्रिपेयर किया गया, एक हॉरिबल अटैक करने के लिए, और एक दुनिया को, क्योंकि जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पहले ही कह दिया था कि ये जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड विल एक्सपीरियंस समथिंग न्यू। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पहले ही बहुत ज़्यादा जो है वो एक एंगर था और बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था कि क्योंकि एक बर्डन था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पर। तो फाइनली मैनहट्टन प्रोजेक्ट को फाइनलाइज़ किया गया और लिटिल बॉय एंड फैट मैन, ये 2 एटॉमिक बॉम्ब जो थे इसको जो है प्रिपेयर किया गया, तैयार किया गया। और जो है इनके जो हैं वो साइंटिस्ट जिसने जो है लिली हॉरिंग, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जो कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट पे जिन्होंने काम किया है, और उन्होंने कहा कि नो क्वेश्चन अबाउट द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट थी जो कि मैंने आपसे भी शेयर की कि नो क्वेश्चन अबाउट द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, कि इस एटॉमिक बॉम्ब के बाद दुनिया का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा, ठीक है, कि दुनिया का जो फ्यूचर है, दुनिया का जो मुस्तकबिल है वो क्या होगा किसी को नहीं पता, ठीक। ये इतना डिस्ट्रक्टिव था क्योंकि इन सबको पता था कि ये जो न्यूक्लियर वेपन है इसकी जो है कैपेबिलिटी क्या है और ये कितना डिस्ट्रक्टिव जो है ये हो सकता है, ठीक है। ओके, देन फर्दर आप इसमें जो है देखें तो एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हुई जापान 1945 में, और जुलाई 1945 में जो है वो बॉम्ब जो है वो फाइनली अराइव हुआ ऑन टिनियन आइसलैंड, जो कि मैंने आपको भी बताया था, और इसीलिए वहाँ पर एयरक्राफ्ट जो थे वो पहले से रेडी थे। इसको ऑर्डर किया गया, लॉन्च किया गया अटैक, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने जो है पम्पकिन बॉम्ब्स एंड फायर बॉम्बिंग, ये जो है ये इनकी स्ट्रेटजी अपनाई गई कि ये पम्पकिन बॉम्बिंग्स हुई और फायर बॉम्बिंग की गई। एक बड़ा हैवी जो है अटैक किया गया जापान में, और जिसमें जो है थाउजेंड पीपल जो है दे लॉस्ट देयर लाइफ। देन 2:45 AM अगस्त 6, 1945 में एनोला गे, ये वो एयरक्राफ्ट था जो कि जिसने जो है ये बॉम्ब को जो है फाइनली इसमें लोड किया गया और जो है फाइनली इसको अपनी डेस्टिनेशन के लिए डिपार्चर कर दिया गया, जिसमें कहा जाता है कि 15,000 टन्स जो है उस मिसाइल का जो है बॉम्ब का वज़न था, ठीक है, वेट था। फिर जो है फाइनली 7:30 AM टिबेट्स कंफर्म, जो कर्नल टिबेट्स जो कि इसको सब ऑपरेशन को जो है वो जो है मॉनिटर कर रहे थे, उन्होंने कंफर्म किया एक टी शेप ब्रिज, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट बहुत हाइट पर था तो ऊपर से इन्होंने जो है वो एक टी शेप ब्रिज जो है उसको पॉइंट आउट किया और उन्होंने वहाँ पर कहा कि हम इस जगह पर ड्रॉप करेंगे, और बॉम्ब को जो है 36,000 फीट से ड्रॉप करना था ऑन हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा। देन 8:50 AM फाइनली बॉम्ब को जो ड्रॉप किया गया। अब आप ज़रा ये देखिए कि 15,000 टन, जो 15,000 ऑफ टन जिसका वेट है जिस मिसाइल का, जिस बॉम्ब का, एटॉमिक बॉम्ब का, इट टुक जस्ट 43 seconds टू रीच एट 1800 फीट, ठीक है, 1800 फीट। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि जो है ये कितनी फास्ट जो है अप्रोच किया था इसने। 36,000 फीट से इसको ड्रॉप किया गया और विदिन 43 सेकेंड्स में वो 1800 फीट पर आ गया, ठीक है, और उसको ब्लास्ट किया गया 800 फीट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखिए इसमें भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अक्सर स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं कि सर इसको ब्लास्ट क्यों किया गया 800 फीट पर, मींस कि इसको ज़मीन पर गिरने नहीं दिया गया, जैसे ही ये 800 फीट पर आया तो इसको ब्लास्ट कर दिया गया। उसकी वजह ये है कि जब ये साइंसदान इन पर काम कर रहे थे इस एटॉमिक बॉम्ब पर, तो उन्होंने कहा कि हमने ज़्यादा से क्या वो तरीका होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तबाही फैलाई जाए। तो उन्होंने कहा कि साइंसदानों ने, जो साइंटिस्ट थे अमेरिकन, उन्होंने कहा कि हम इसको ऊपर से, सरफेस के ऊपर से इसको ब्लास्ट करेंगे, इसको सरफेस पे टच डाउन नहीं करेंगे, ताकि सरफेस के ऊपर से ब्लास्ट जब ये होगा 800 फीट पर ये आएगा, ठीक है, 800 फीट पर, तो हम इसको ब्लास्ट कर देंगे। इससे ये होगा कि दूर दूर तक, फॉर अवे तक इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो आएंगे। टिबेट्स, कर्नल टिबेट्स जो थे, उन्होंने कहा बॉयज़
यू हैव ड्रॉप द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब इन हिस्ट्री, आपने पहला एटॉमिक बॉम्ब जो है वो हिस्ट्री में ड्रॉप कर दिया है। और यही वो वजह थी कि इसके बाद जो है 1950 में हमने देखा कि जो आपके पास रशिया जो था, जो रशिया है मीन्स के सोवियत यूनियन, उसने भी जो है एटॉमिक बॉम्ब का जो है वो फाइनली अपने जो है वो टेस्ट किया और वो सक्सेसफुल रहा। एंड देन फ्रॉम ऑनवर्ड्स आफ्टर 1950 वी एंटर्ड और द वर्ल्ड एंटर्ड इनटू अ न्यूक्लियर एज। ये वो जो है बेसिकली सारी स्टोरी थी बिहाइंड दिस। ओके, तो आई थिंक स्टूडेंट्स इट्स इनफ फॉर टुडे, और ये काफ़ी है, आप लोग ज़्यादा बोर ना हो, तो हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन so you may ask the questions in the WhatsApp group and as well as in the Google Classroom. I'll also share one of the PDF file with you people on this topic, और ताकि आप लोग उसको जो है पढ़ लें, और ये जो अटैक था पर्ल हार्बर और एटॉमिक बॉम्ब जो है ये बेसिकली स्टोरी, इसके बारे में आपको काफ़ी जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो until next time, take care and have a nice day.